तो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आप समझ रहे हैं, जैसे उसमें एक हिस्सा है ब्रीथिंग, सांस लेना, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो कहने का मतलब है सांस लेना और सांस को छोड़ना ये ब्रीदिंग कहलाता है। लेकिन सांस अगर अंदर गया तो उसके अंदर से जो ऑक्सीजन निकला और ऑक्सीजन किस तरह से हमारे सेल में एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो ये सब सारा हिस्सा रिस्पिरेशन के अंदर ही आएगा। तो रिस्पिरेशन के बारे में अगर आपसे कोई पूछे, आज की वीडियो को देखने के बाद आपको रिस्पिरेशन चैप्टर से कोई भी सवाल छूटना नहीं है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसको देखिए। रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन रिस्पिरेशन के दौरान क्या क्या होता है उसको समझेंगे। सबसे पहला फंक्शन है ऑक्सीजनेशन। हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन हर सेल में पहुंचाने का काम जो करना है, तो जो सिस्टम हमारा हेल्प करता है कि शरीर के सारे सेल को ऑक्सीजन मिले, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। दूसरा होता है एनर्जी। तो हम जो फूड मॉलिक्यूल लिए उसको सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, पाइरुवेट ये सब में कन्वर्ट होने के बाद जो हम लोगों के सेल के पास जो एनर्जी मिलता है, तो वो भी किसका काम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है कि हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एक काम होगा ऑक्सीजनेशन, दूसरा काम होगा एनर्जी का प्रोवाइड करना, तीसरा हो गया मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। हम लोग, जी हाँ, रेस्पिरेशन की मदद से ही हम लोगों को क्या होता है बच्चों, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। जो सांस हम लोग लिए और सांस जो लोग छोड़े, तो सांस लेने और सांस बाहर निकालने से सारे ब्लड में जो ऑक्सीजन जा रहा है, सब सेल जिंदा है, सब अपना अपना फंक्शन कर रहा है और अपना बॉडी टेम्परेचर को ही मेंटेन रख रहा है। तो ये रिस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से ही हो पाता है। तो ये 3 यूज हो गया। चौथा यूज है कैटाबॉलिक रिएक्शन। ये यूज नहीं है, एक तरह से आप समझ लीजिए कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है। जब कोई रिएक्शन जिसमें चीजें टूटते चली जाए, छोटे छोटे पार्ट में टूटते चला जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। और कैटाबॉलिक रिएक्शन इस वजह से बोल रहे हैं कि फूड मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज के फॉर्म में जब टूटता है तब भी वो बड़ा फॉर्म होता है, 6 कार्बन होते हैं, उसको और टूटते जाना है, तो अगला पार्ट टूटता है तो 3 कार्बन रहता है, उसके बाद और टूटता है तो हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते जा रहा है, तो ये हमारा कैटाबॉलिक रिएक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैटाबॉलिक रिएक्शन हम लोगों को प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहला बात ऑक्सीजनेशन हो गया, शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हो गया, एनर्जी हो गया, और मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर और कैटाबॉलिक रिएक्शन। बच्चों यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आपको समझाते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन के बारे में कि कैसे कैटाबॉलिक रिएक्शन वर्क करता है, फंक्शन करता है। अब यहां पर आते हैं तो कैटाबॉलिक रिएक्शन इस जगह पे है, कैटाबॉलिक रिएक्शन इस जगह पे है, इसको समझते हैं। देखिए कैटाबॉलिक रिएक्शन को अगर समझना है तो इसमें सबसे पहला बात है, देखिए ध्यान देना है, इसमें एक बात कहा गया कि ये कहाँ हुआ, साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म के पास ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है और इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये बड़ा कार्बन मॉलिक्यूल है और ये ग्लूकोज है। अब यहां से साइटोप्लाज्म इसका थोड़ा सा टूटता है और टूटने के बाद ये पाइरुवेट बनता है। पाइरुवेट जो है इसका फॉर्मूला होता है C3CO, इसको थोड़ा सा C3COCOOH। तो ये 6 था, यहां से कितना भाग टूट गया, तो यहां से आ गया आपका 3 मॉलिक्यूल, तो 6 मॉलिक्यूल कितना मॉलिक्यूल में टूट गया, 3 मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं पाइरुवेट। और ये पाइरुवेट में जब हुआ तो इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद 3 तरह का फॉर्मेट है बाबू, एक बिना ऑक्सीजन का यहाँ है और बिना ऑक्सीजन का यहाँ है। तो बिना ऑक्सीजन का अगर होता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनारोबिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एनारोबिक रिएक्शन। एनारोबिक रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ respiration. Anaerobic respiration is a type of respiration in which oxygen is not involved, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, वैसे रिस्पिरेशन को बोलते हैं एनारोबिक। कहाँ होता है, ईस्ट में होता है और इन मसल्स सेल। मसल्स सेल में कब होगा, जैसे मान के चलिए कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, और जिम करते करते सेल का जो रिक्वायरमेंट था ऑक्सीजन का, वो रिक्वायरमेंट अचानक से बढ़ गया और जितना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट था उतना ऑक्सीजन आप उसको दे नहीं पा रहे हैं, तो वहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, कमी हो जाएगा ऑक्सीजन से।
और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण एसिड बनता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पर जो बच्चों क्या क्रिएट हो जाएगा मसल सेल में, लैक्टिक एसिड, और यही जो है क्रैम्प के लिए जिम्मेदार होता है। जो मसल्स क्रैम्प जो होते हैं उसी के लिए जिम्मेदार होता है लैक्टिक एसिड। तो एनारोबिक रिस्पिरेशन यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये मसल्स सेल में हम लोगों का हो गया और ये ईस्ट में हो गया। कहाँ पर हो गया? ईस्ट में हो गया। तो ईस्ट में क्या क्या बनता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये सवाल पूछ देता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्या क्या बनता है, तो बाबू इथेनॉल बनता है। क्या बनता है? इथेनॉल। इथेनॉल का हो जाएगा CH3CH2OH, ये हमारा, या C3C2H5OH, ये इथेनॉल बन गया। और इथेनॉल के साथ क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ साथ एनर्जी निकला। लेकिन यहाँ पे एनर्जी जो निकलता है ज्यादा एनर्जी नहीं निकलता है, क्योंकि एनर्जी देने का काम होता है ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन वहां पे प्रोवाइड एनर्जी उतना यहाँ पे है नहीं, तो उतना अच्छा से प्रोवाइड एनर्जी हो नहीं पा रहा है। तो ये हो गया CH3CH2OH, ये हमारे शरीर में हो गया। कब हुआ ये बता दिए। लैक्टिक एसिड में भी कितना कार्बन? 3 कार्बन, और एनर्जी जो होगा ये थोड़ा कम प्रोवाइड होगा एनर्जी। अब विथ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के हिसाब किताब से होगा, तो ऑक्सीजन में जो रिस्पिरेशन होता है याद रखना है, इसको बोलते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन, इसको बोलते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है। तो एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, तो हम लोग जब सांस लिए, जो सांस बाहर निकाले, तो उसमें क्या रहा? CO2 रहा। ये जो बना, साथ में क्या बना? वाटर, H2O, और साथ साथ क्या निकला? एनर्जी। और यहाँ जो एनर्जी निकलेगा वो क्या निकलेगा? मोर एनर्जी निकलेगा। तो ये देखो बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में, इसके बाद और छोटे मॉलिक्यूल में, तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। ग्लूकोज पायरुवेट में टूटा, ये कहाँ घटना हुआ? साइटोप्लाज्म में। अब यहाँ साइटोप्लाज्म के बाद नो ऑक्सीजन, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या बना? इथेनॉल बना, CO2 बना, और क्या बना? एनर्जी प्रोवाइड हुआ। कम लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों बना। कब लैक ऑफ ऑक्सीजन हुआ ये बता दिया आपको, और ऑक्सीजन होगा तो ये बना। अब यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा बाबू। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट जो स्लाइड बना है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद कर जाइए, क्वेश्चन इससे जरूर पूछता है कुछ ना कुछ। चलिए अब आते हैं कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से ये बनाते हैं, मतलब कि अपना सांस जो लेना है या रेस्पिरेटरी सिस्टम को किस तरह से वो अपना आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, तो ये स्तनधारी जो होते हैं, जैसे हम लोग हो गए, घोड़ा हो गया, कुत्ता हो गया, ये सब जो स्तनधारी है, तो वो सब क्या होता है बच्चों की, ये जो होता है हम लोग फेफड़े की मदद से, लंग्स की मदद सांस लेते हैं। पूरा लंग्स का क्या है सिस्टम वो हम लोग समझेंगे डिटेल में, तो हम लोग लंग्स से लेते हैं। मछली जो हो गया डायरेक्ट पानी के अंदर जो घुला हुआ ऑक्सीजन है उसको गिल्स की मदद से ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इस तरह से आदान प्रदान होता है। यहाँ पर जैसे एक्वेरियम में अगर मछली लगी हुई है और अगर आप वहां पे ऑक्सीजन वाला नहीं लगाए हैं तो वो मर जाएगी, क्योंकि पानी के अंदर लिमिटेड ऑक्सीजन है और वो गिल्स के द्वारा ऑक्सीजन लेते जा रही है, CO2 पानी में मिलते चल जा रहा है। अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करिएगा तो मर जाएगी यहाँ पर। तो ये गिल्स की मदद से जो डिजोल्व ऑक्सीजन होते हैं उसको यहाँ पे लेते हैं। तो हम लोग फेफड़ा से, ये गिल्स से। यहाँ जो ये आपको दिख रहा होगा फ्लैट वॉर्म, तो फ्लैट वॉर्म जो है ना बाबू, या फिर आप टेडबुल जो है आपका, तो यहाँ पर जो मेंढक होता है, जो फ्रॉग है, बता दे रहे हैं, जो फ्रॉग है, तो फ्रॉग जो होता है वो लंग्स से भी सांस लेता है, लंग्स से भी सांस लेता है, और साथ साथ ये अपने स्किन से भी सांस ले सकता है। लंग्स से सांस कब लेगा? तो जब वो भूमि पर रहेगा, यानी कि जब लैंड पर रहेगा तो उसका लंग्स से सांस लेगा। और स्किन से कब रहेगा? तो जब पानी के अंदर होगा तो कैसे सांस लेगा बाबू? स्किन से सांस लेगा। लेकिन जो टेडपोल होते हैं, जो छोटे छोटे मेंढक होते हैं, शुरुआत में टेडपोल एकदम मछली जैसा लगता है, ऐसा ही लगता है देखने में, तो वो टेडपोल रहेगा, वो किससे सांस लेता है? स्किन से सांस लेता है। ये बॉडी वॉल है, स्किन से सांस ले सकता है। ये कुछ इंसेक्ट हो गया, कीड़ा हो गया, जैसे कॉकरोच हो गया, तो उनका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के पास ही, जिसको ट्रैकिया बोलते हैं, डायरेक्ट उसी से सांस ले लेते हैं। ट्रैकिया के पास नली होती है, उनके पास नाक या फिर लैरिंग्स फेरिंग्स का कोई सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट ट्रैकिया से सांस अंदर लिए और उसी से CO2 बाहर आ गया। तो ये होता है इंसेक्ट के लिए। तो ये हो गया बाय द हेल्प ऑफ स्किन, बाय द हेल्प ऑफ गिल्स, ये फेफड़े की मदद से, और यहाँ पे इंसेक्ट के लिए। अब अगला हम लोग आते हैं स्लाइड पे कि हम लोग के बॉडी पार्ट में किस तरह से ऑक्सीजन जाता है, क्या होता है फंक्शन, उसको समझते हैं डिटेल में। तो अब बारी आ गया बच्चों हम लोग के लिए,
तो यहाँ देखिए ये हम लोग का है, ह्यूमन बॉडी का है। तो ह्यूमन बॉडी में क्या क्या होता है उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे, ह्यूमन बॉडी में किस तरह से रेस्पिरेटरी को। तो बच्चों यहाँ पर नेजल कैविटी जो है, देखिए सबसे पहले कुछ कुछ नाम हम जो है वो याद कर जाते हैं। ये जो हमारा यहाँ पर पार्ट है इसको नोज बोलते हैं, यहाँ पर जो है नोज है, तो ये वाला पार्ट यहाँ से नोज है। अब ये नोज जो है, ये जो छेद है दोनों, वहां से क्या होगा कि हम लोग जैसे सांस खींचे तो वहां से एयर इंटर किया। एक्चुअली नोज से भी सांस खींच नहीं पाते हम लोग, ये बस रास्ता है अंदर गैस जाने के लिए। तो ये जो नाक से जो गया, तो नाक में छोटे छोटे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो धूल कण को क्या कर लेते हैं, जाने से रोकते हैं। अब वहां पर यहाँ के बाद जैसे ही ऊपर जाता है तो यहाँ पे मिलता है नेसल कैविटी, नासिका। यहाँ पे नेसल कैविटी, यहाँ पे छुइएगा तो दो आपको हड्डी मिलेगा, यहाँ पे छूने पे दो हड्डी मिलेगा। जैसे ही आप इसको छुइएगा तो वहां जो हड्डी मिला उसको क्या बोलते हैं, नेसल कैविटी। नेसल कैविटी में एक चीज होता है जिसका नाम है म्यूकस। क्या होता है उसको बोलते हैं म्यूकस। म्यूकस चिपचिपा पदार्थ नाक के अंदर जो रहता है, तो उसमें क्या है कि जो धूल कण, वो जो बाल है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर वो नहीं रुक पाया, तो वो म्यूकस क्या करे अपने पास चिपका लेगा और वो गंदगी के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, म्यूकस। और वहां से फिर इस जगह से आता है, तो सबसे पहले आता है फेरिंग्स। बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है कि फेरिंग्स वेरिंग्स में कंफ्यूज रहता है। आप याद रखें पी, पी से फेरिंग्स और पी से याद रखिएगा पहले। तो पहले कौन रहेगा, फेरिंग्स रहेगा। फेरिंग्स का मतलब होता है हलक। यहाँ पर जो होता है इसे बोलते हैं हलक। हलक है यहाँ पे, तो मुंह खोलिएगा तो यहाँ दिखेगा हलक, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, फेरिंग्स होता है, ठीक है। और उसके नीचे लैरिंग्स होता है, उसको साउंड साउंड बॉक्स के जैसा वो हम लोग का काम करता है। वहां पे जो साउंड जो हम क्रिएट करते हैं, अगर लैरिंग्स को यहाँ दबा दे तो सांस यहाँ से जाना बंद हो जाएगा, साथ साथ आवाज जाना बंद हो जाएगा। तो ये हमारा लैरिंग्स है। यहाँ पे साउंड जो है, साउंड बॉक्स भी उसको हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का साउंड के लिए यहाँ पर लैरिंग्स है। फिर उसके बाद अगला जो है कि यहाँ से नोज से अंदर गया एयर, फेरिंग्स होते हुए, लैरिंग्स होते हुए, फिर यहाँ पर देखिए ये बना हुआ है जो पार्ट, इस पार्ट को यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। तो ये जो पार्ट है ना बाबू, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। ये वाला पार्ट जो है, ये देख लो यहाँ पर कौन सा चीज है, ट्रैकिया। ट्रैकिया में ये सी शेप का अंदर से एक बोन बना रहता है। एक बोन इस तरह का सी शेप का बना रहेगा, सी शेप का यहाँ पर इस तरह से बोन बना रहता है। और ये क्या करता है, इस तरह से बना रहेगा बाबू, ठीक है। इसको कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज का काम क्या है कि जैसे मान लीजिए सांस अब हम मान के रोक दिए, सांस नहीं ले रहे हैं, तो सांस नहीं ले रहे हैं तो सांस नहीं होने की वजह से वो आपस में चिपक जाएगा। तो ट्रैकिया बंद ना हो जाए, इस तरह हड्डी जो अंदर से क्या करता है उसको खोल के रखता है हमेशा कि चिपक ना जाए। मान लीजिए कि सांस रोके और फिर सांस लेने जा रहा तब तक वो चिपक गया, सांस नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करता है कार्टिलेज, उसको खोल के रखता है कि सांस जो है अंदर जाते रहे, मतलब हवा यहाँ पे नहीं भी रहे, एयर तो दब ना जाए। तो कार्टिलेज, कार्टिलेज जैसे ही यहाँ आएगा तो ये दो भाग में बढ़ जाएगा। ये दो भाग में बढ़ जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकस। क्या बोलते हैं इसको, ब्रोंकस बोलते हैं। याद रखिएगा ये जो दो भाग में बढ़, ट्रैकिया जो दो भाग में बढ़ गया इसको ब्रोंकस बोलते हैं। और ब्रोंकस बाबू अंदर जाने के बाद और भी छोटे छोटे पार्ट में बढ़ जाता है, इसको ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकिया। तो ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद जो बटा उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। तो ब्रोंकाई जो है, ये ब्रोंकाई ऐसे से निकला। ब्रोंकाई के बाद भी छोटा छोटा पार्ट ऐसे निकला। देखिए पहले ये वाला था, फिर ये, तो ये बड़ा बड़ा ट्रैक बना, फिर ये जो बना, और फिर उसके बाद भी छोटा। तो ट्रैकिया, ये ब्रोंकस, ये ब्रोंकी, है ना, यहाँ देख लीजिए। तो इसको बोलते हैं ब्रोंकियोलस। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोलस। तो क्या ट्रैकिया, ये क्या बन गया, ट्रैकिया, फिर क्या बना, ब्रोंकस, फिर हो गया ब्रोंकस, यहाँ पे वाला बन गया ब्रोंकस। उसके बाद जो पार्ट बना क्या बना, ब्रोंकियोलस, ठीक है ना। तो याद रहेगा। चलिए फिर से याद रखते हैं। सबसे पहले क्या आ गया, ट्रैकिया, ट्रैकिया बता, तो उसके बाद ये जो पार्ट बना क्या बना, ब्रोंकस, ये क्या बना, ब्रोंकस, फिर ब्रोंकाइज ये सब बनने लगे। और ये जो पार्ट है उसको ब्रोंकियोलिस बोलते हैं। छोटा छोटा पार्ट है इसको ब्रोंकियोलिस बोलते हैं। सब ब्रोंकियोलिस वाला पार्ट में आएगा। और ब्रोंकियोलिस के लास्ट में, ये जो ब्रोंकियोलिस आ रहा है उसके लास्ट में छोटा छोटा गुब्बारा जैसा बना रहेगा। तो जो गुब्बारा जैसा बनता है उसको बोलते हैं एल्वियोली। क्या बोलते हैं, एल्वियोली। अब होता क्या है कि सांस पहले यहाँ से आया, यहाँ के बाद फिर कहाँ गया, तो ब्रोंकस में गया, ठीक है, ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, ब्रोंकस, ब्रोंकियाई, ब्रोंकोलिस। और ब्रोंकोलिस के लास्ट में क्या होता है बच्चों, एल्वियोली। तो ये जो एयर है, तो ये एल्वियोली जो छोटा सा है,
ये एल्वियोली, इसके ऊपर ऐसे ऐसे बहुत सारे नर्व बनते हुए छोटे 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 नस होती हैं जिसको नाम पड़ता है कैपिलरीज। क्या नाम पड़ता है? कैपिलरीज बोलते हैं। और कैपिलरीज क्या करता है कि जो वहां से ऑक्सीजन आया है बाबू, वो क्या कर लेता है? कैपिलरीज जो ब्लड है, हेमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन को ले लेता है और ऑक्सीजन लेने के बाद हेमोग्लोबिन जो शरीर के तरफ से लेके आया था CO2, जो यहाँ इसको प्रोवाइड करा देता है। इसको डिटेल में समझते हैं। होता क्या है कि जैसे एक इस तरह से है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये जो इस तरह से मान लो एल्वियोली है, ठीक है, ये इस तरह का एल्वियोली है और एल्वियोली में यहाँ पर इस तरह से ये हेमोग्लोबिन है, ठीक है, हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन अपने पास क्या लेके आया था? CO2। तो CO2 को ये इसको पहुंचा देता है और जो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस का नाम होता है डिफ्यूजन। कौन सा प्रोसेस? डिफ्यूजन। ये CO2 यहाँ चला आता है और ऑक्सीजन को यहाँ से इसको ही मिल जाता है। ऑक्सीजन को यहाँ CO2 इसको दे दिया और ऑक्सीजन इसका यहाँ से ले लिया और इसके बाद ऑक्सीजन को लेते हुए और ये जो रेड ब्लड सेल है, ये जो रेड ब्लड सेल है सब जगह पहुंचाते चला गया। तो इस तरह से हम लोग का फंक्शन करता है। समझ में आ गया होगा बात? उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद क्या है कि सारा सेल को क्या मिल गया? हमारा ऑक्सीजन मिल गया और सारा सेल से जो CO2 आया था वो एल्वियोली को मिल गया और एल्वियोली वापस क्या किया होगा? सांस जब बाहर निकलेगा तो बाहर निकलने के बाद निकल जाएगा। समझ में आ गया बात इतना? चलिए अब इसके बाद देखिए रेस्पिरेशन में जो ब्रीदिंग है, तो जो सांस हम लोग अंदर खींचते हैं, तो जो सांस अंदर खींचे उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन और जो सांस बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। तो जो हम सांस अंदर खींचते हैं तो जो गैस खींचे हैं उसमें जो नाइट्रोजन होता है, उसमें क्या होता है? जो नाइट्रोजन होता है उसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं। जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन होता है 78% हिस्सा क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। जो ऑक्सीजन होता है, जो हम लोग अंदर जो खींचे ऑक्सीजन, वो होता है हमारा लगभग 21% के आसपास और जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो 0.03% के आसपास ये होता है। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है एक्सपिरेशन में जब सांस बाहर निकालते हैं तो उसमें जो सांस बाहर निकलता है अंदर हम लोग एब्जॉर्ब करने के बाद, तो ये 78% का 78% जितना नाइट्रोजन आया उतना नाइट्रोजन चला गया। 78% जो हमारा ऑक्सीजन जो जाता है, तो ऑक्सीजन जो जाता है वो 17% बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन वापस जो निकल जाता है 17% बाहर निकल जाता है, यानी 4% एब्जॉर्ब हो गए। और CO2 जो है वो CO2 कितना परसेंट हो जाता है? 4% CO2 हो जाता है। CO2 की मात्रा देखिए, CO2 की मात्रा क्या हो गया? इंक्रीज हो गया और यहाँ पर इसका मात्रा जो है वो डिक्रीज हो गया। तो हम लोग 4% क्या करें? एब्जॉर्ब कर लिए और CO2 अंदर से बाहर निकाल लिए और वो बाकी का ऑक्सीजन जो है हमारे यूज में आ गया। सब सेल ऑक्सीजन ले लिया। अब कैसे ऑक्सीजन से बनता है ये हम लोग अलग पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया जब पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कैसे क्रेब्स साइकिल चलता है, किस तरह से वहां पे ATP भी निकलता है, एक क्रेब्स साइकिल में 38 ATP एनर्जी कैसे मिलता है, तो वो हम लोग को सीखना है। ये बात यहाँ तक लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ये सांस लेना, तो सांस लेंगे तो जो गैस नेचुरल गैस है बाहर उतना सब ले लेंगे। अब बाहर निकालते समय ये पूरा निकल जाएगा, ये 4% एब्जॉर्ब होगा और इसका मात्रा देखिए बढ़ गया कि नहीं बढ़ेगा, तो इसको बोलते हैं। अब यहाँ के बाद थोड़ा सा अगला जो पार्ट है उसको समझते हैं कहाँ पे क्या है। एक काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा यहाँ छूट रहा था जिसका नाम डायफ्राम है। कि डायफ्राम का काम क्या है बाबू समझ लो। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो फेफड़ा जो है फूल जाता है, फूलने के बाद ये डायफ्राम जो ऐसे है ये ऐसे सीधा हो जाता है। ये डायफ्राम क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा और एक यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसके पास स्टोर हो जाएगा। मतलब इसके पास ऐसे आ जाएगा जैसे स्प्रिंग को ऐसे खींचिए तो अपने आप अपनी जगह पे आना चाहेगा। जैसे ही फूलता है तो फूलने के बाद ये डायफ्राम कहाँ आता है? नीचे आ जाता है। और जो सांस छोड़ने वाला काम है तो हम लोग के पास कैपेसिटी नहीं कि हम लोग सांस छोड़ देंगे। तो जैसे ही हम लोग ये डायफ्राम ऐसे हुआ, फिर डायफ्राम जो है ये ऐसे झटका देता है यहाँ से यहाँ, तो जैसे ही झटका देगा तो झटका देने से क्या होता है कि हवा जो है वापस बाहर की ओर आ जाता है। सांस ले लिए, बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है? ये डायफ्राम ऐसे हिट करता है और ये मसल्स का होता है, कोई हड्डी नहीं होता है, क्या होता है? मसल्स होता है। देखिए कभी कभी किसी को और चोट लग गया, जैसे गेम बच्चा लोग खेलता है नक्को वाला, उसको क्या करता है? फैट से पीछे से मारता है पीठ पर। जैसे आप मारे यहाँ पीछे डायफ्राम ये रहता है ऐसे पूरा, ये डायफ्राम को जैसे आप हिट करेंगे
तो हीट करने से मसल्स ही ना है, मान ली मसल्स को यहाँ पे ज्यादा जोर से चोट लग गया, मसल डैमेज हो गया, तो डैमेज हो गया तो सांस तो आदमी लिया लेकिन सांस आदमी बाहर नहीं निकाल पाएगा। ये चलते जोर से अगर चोट लग गया तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है, और जोर से हिट करने पे थोड़ा देर पे सांस लेने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से डायफ्राम बाहर निकालता है, कौन? डायफ्राम। एक और हिस्सा इसमें है जिसका नाम है एपिग्लोटिस। क्या नाम है? एपिग्लोटिस। इसमें नहीं है। एपिग्लोटिस क्या होता है बाबू? जैसे देखो यहाँ पर इस तरह से है, तो समझ लेना इसको अच्छे से, यहाँ से इस तरह से है और यहाँ पर एक इस तरह से बना हुआ है, यहां से इस तरह से है। हाँ, ये मान के चलो फूड के लिए है, ये किसके लिए है? फूड के लिए है, और ये मान के चलो कि एयर के लिए है, ठीक है ना। तो एपिग्लोटिस नाम का एक इस तरह से रहता है छोटा सा पार्ट। ये क्या होगा कि जरूरत पड़ने पे शिफ्ट करके, जरूरत पड़ने पे शिफ्ट करके क्या हो जाएगा कि इधर की ओर खिसक जाएगा, और जरूरत पड़ने पे शिफ्ट होकर इधर की ओर खिसक जाएगा। तो जैसे ही आप खाना खाए, तो जैसे जैसे आप खाना यहाँ से आया, तो खाना ये आया तो क्या करेगा एपिग्लोटिस, इधर की ओर खिसक के इसको बंद कर लेगा, तो सारा फूड पार्टिकल फूड वाले नली में चला गया। और अगर मान के चलिए यहाँ से एयर आया, यहाँ से क्या आया? एयर आया, तो एयर आने के बाद ये एपिग्लोटिस इसको बंद कर लेगा और सारा एयर कहाँ चला गया? यहाँ चला। और इसका जो कंट्रोल है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम ही नहीं कि खाना खाएंगे एपिग्लोटिस को आदेश देंगे कि तुम इधर खिसको इधर खिसको, ये सारा किससे कंट्रोल होता है? ब्रेन से। और खाना खाते समय अगर आपका ब्रेन इधर उधर है तो एपिग्लोटिस को जाना चाहिए, खाना खाए तो खाना खाते हुए फूड नली को खोलना था, अब ब्रेन कुछ आदेश नहीं दे रहा है, एपिग्लोटिस क्या किया कि फूड को बंद किया और खाना चलाया एयर वाले में। जैसे एयर वाले में एंट्री करेगा तो ये जो लंग्स है ये क्या कह रहे हैं, यहाँ कहाँ से आ रहा है फूड पार्टिकल, तो और जोर से हिट करेगा तो जोर से हिचकी आता है। तो अगर आप खाना खाते समय कहीं इधर उधर ध्यान है तो जोरदार हिचकी आता है, और आप कहते हैं कि आपको कोई याद कर रहा है, लेकिन आपको याद नहीं कर रहा, आपका दिमाग वहां पे है नहीं, कहीं और है, और एपिग्लोटिस अपना फंक्शन थोड़ा सा माल फंक्शनिंग हुआ और ये फूड पाइप को खोलना था, एयर पाइप को खोल दिया। तो एपिग्लोटिस जो होता है, जो हमारा एपिग्लोटिस होता है, तो एपिग्लोटिस का मेन काम क्या होता है कि एयर को, एयर पाइप और फूड पाइप दोनों के बीच में ये सामंजस्य बनाना कि एयर जा रहा है कि फूड जा रहा है, उसके हिसाब से ये अपना चेंज करते रहता है। बात समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब है कि जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो अप एंड डाउन होते रहता है हम लोग का। तो यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम का मतलब एक बार जब हम लोग सांस खींचते हैं, तो एक बार जब सांस हम लोग खींचे तो 500 मिलीलीटर हम लोग वॉल्यूम ऑफ गैस खींच लेते हैं। जैसे आपका छोटा थम्सअप वाला जो बोतल होता है ना, वो थम्सअप वाला बोतल में जितना हवा अटेगा उतना हवा क्या करते हैं हम लोग एक बार में खींचते हैं और एक बार में इतना निकाल देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल ब्रीदिंग के समय में कितना गैस हम लोग अंदर लिए हैं। और यहाँ पे टोटल लंग्स कैपेसिटी, किसी को अगर सांस लेना है तो जोर से सांस ऐसे खींचिए, ऐसे खींच लिए तो जो पूरा सांस खींच लेंगे तो 6000 ml 6000 ml गैस को क्या कर लेते हैं हम लोग, टोटल लंग्स कैपेसिटी एवरेज इतना माना गया है। समझ में आया? जैसे सांस बोलता है कि सांस ऐसे खींचिए, जैसे कोरोना के समय में चेक होता था, तो कोरोना के समय चेक होता था तो सांस ऐसे ऐसे खींच करके और रखना होता था, तो टोटल लंग्स कैपेसिटी इतना सांस हम लोग खींच लेते थे। 6000 ml टोटल लंग्स कैपेसिटी होता है। उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में समझ जाइए। तो ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में, अगर आपको जाना है पहाड़ पर जाना है, ठीक है, आपको अगर जाना है पहाड़ पर जाना है या ओशन समुद्र में जाना है, तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस मिक्स करके वहां रख दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया कब? जब आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं या समुद्र में हैं। लेकिन आप गहरा ओशन में जा रहे हैं, डीप समुद्र में जा रहे हैं, तो उस ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन और हीलियम होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन और हीलियम। सवाल उठता है कि डायरेक्ट ऑक्सीजन क्यों नहीं कर रहे हैं, मिक्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग का आदत नहीं है डायरेक्ट ऑक्सीजन लेने का। ऑक्सीजन गैस बाबू अपने आप में भारी गैस होता है, डायरेक्ट ऑक्सीजन हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये चलते हम लोग को आदत जो है उसके अनुसार ही सिलेंडर भरते हैं, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरा रहता है जब हम पर्वत पर, पहाड़ पर या ओशन समुद्र में जाएंगे। लेकिन जब गहरा ओशन के बारे में पूछा जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस हम लोग वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। अब एक बात होता है कि जैसे अगर कोई आदमी आईसीयू में भर्ती है, तो आईसीयू में भर्ती है तो वो जो नोजल लगाया जाता है नाक के ऊपर, उस पर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। वो ऑक्सीजन प्रॉपर इतना ऑक्सीजन होता है कि आदमी को बहुत एफर्ट नहीं करना पड़े, हल्का सा भी अगर एफर्ट लगाया तो ऑक्सीजन काम भर चला गया, अच्छा मात्रा में अंदर गया, और अच्छा मात्रा में अंदर जाएगा तो हर सेल को क्या करेगा? एनर्जी बनाने का ज्यादा अच्छे से मौका मिलेगा।
यही अगर आदमी अगर आईसीयू नहीं वेंटिलेटर पे अगर है, तो वेंटिलेटर में आदमी तब जाता है जब स्थिति बहुत गंभीर हो। तो उस स्थिति में क्या होता है कि आदमी को करना क्या होता है कि वो जो नली एक होता है पाइप, उससे डायरेक्ट ऑक्सीजन को ट्रैकिया के अंदर पहुंचा दिया जाता है, लंग्स के अंदर पहुंचा दिया जाता है कि आदमी के पास इतना भी क्षमता नहीं होता है कि इसे सांस को खींच सके। ये चलते उसको वेंटिलेटर पर रखा जाता है कि उससे क्या हो कि ऑक्सीजन कम से कम फेफड़ा तक पहुंचे, लंग्स तक पहुंचे और आदमी थोड़ा सुरक्षित रहे। तो ये हो गया वेंटिलेटर के बारे में। तो उम्मीद है बाबू आज का क्लास में आपको समझ में सारा बात आ गया होगा, और इसी तरह से नेक्स्ट दिन नेक्स्ट चैप्टर को लेकर चलेंगे, और अगला हम लोग रखेंगे हार्ट। हार्ट का फंक्शन कैसे होता है इसको समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, और कोई अगर क्वेश्चन इस से रिलेटेड होगा तो आप कमेंट जरूर करें। और बच्चों इसको थोड़ा अच्छे से आप पढ़िए, इसके बाद आपको एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बात आता है कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस क्या होता है कि एल्वियोलिस को ही क्या कर लेता है, जाम कर देता है, और इतना जाम हो जाता है एल्वियोली सब आपस में कि वहां सांस लेना बहुत मुश्किल होता है, तो बहुत धीरे धीरे आदमी सांस ले पाता है। तो ये है कुछ बातें जो जरूरी है, और इतना ही हम लोग पढ़ेंगे आज।